आज का यूथ जो है वो इमोशनली बहुत वीक है। इंटरनेट, मोबाइल, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, पार्टी, यूथ जो है आकर्षित उसी की तरफ है। डू यू थिंक दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन टुडे? फंसा दिया। What is the use of that business which cannot benefit my people? कहते हैं कि दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। If a person is emotionally attached, they will do whatever you tell them to do it. आज के जमाने में सब लोग प्रोडक्टिविटी के पीछे भाग रहे हैं, टारगेट्स मीट हो रहा है, डेडलाइंस चेज हो रही है, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं खोखले हो रहे हैं। हम सब अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं पर अपना बैलेंस खो रहे हैं, क्योंकि सक्सेस तो मिल रहा है पर शांति नहीं, करियर ग्रो कर रहा है पर कनेक्शन टूट रहा है, और हम खुद से एक सिंपल सवाल पूछना भूल गए हैं, क्या मैं ठीक हूँ? आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इमोशंस को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को सिखाया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक थियोरी नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। He trained thousands, including police officers, उन लोगों को जो हर रोज जिंदगी और मौत के बीच खड़े रहते हैं, और उनका कहना है no one should suffer due to lack of emotional intelligence. Make them up in my head again. Welcome Nityanand जी on our platform एक सोच, one idea that changed your life. Thank you. So, अगर आप देखोगे ये पूरा प्लेटफॉर्म एक सोच का है, तो आपकी ऐसी कैसी कौन सी सोच रही है जिसने आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया? See, if you talk like this, जिंदगी ने बहुत झटके दिए, अच्छा। ठीक है, और हर बार ऐसा आया, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। हाँ जी। तो परेशानी आई, 7 इयर्स के रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दी, पर्सनल लाइफ में भी मतलब डिवोर्स हुआ, सो आई वेंट थ्रू अ ट्रॉमा काइंड ऑफ फेज। और वैसा करते करते उस चीज़ से गुजरते हुए एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि नित्यानंद, यू डू नॉट डिजर्व दिस, नित्यानंद यू डू नॉट डिजर्व दिस, यू डिजर्व बेटर। सो यहीं से वो लगा कि नहीं, अपने ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और कहते हैं कि दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। तो आज मैं हूँ आपके साथ ऐसे गुलाब बन के। आप गुलाब बनकर आए हो, गुलाब को छोड़कर। बट कहते ना, लाइक यू नो, जैसे आपने बोला कि आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत जो इमोशनली स्ट्रगल वाइज रही है, सो व्हाट वाज दैट वॉइड? ऐसी कौन सी वॉइड थी जिसको आपको लाइक यू नो इमोशनल कोच बनने पे मजबूर किया? सी, इमोशनल कोच बनने का जो सफ़र है, वो इमोशनल कोच बनने के पहले आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सेल्स पर्सन। आई जॉइन गोदरेज, गोदरेज ज्वाइन किया मैंने, और 4 साल था मैं गोदरेज में। फिर उसके बाद मैं सिगरेट इंडस्ट्री में 1 साल रहा। देन आई जॉइंड रिटेल इंडस्ट्री फॉर 1 ईयर अबाउट, और आदित्य बिरला ग्रुप में रीजनल मैनेजर था। लेकिन ये ट्रेनर बनने का जो सफ़र था मेरा कॉलेज डेज से ही शुरू हो गया था। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई मेट माई गुरु, अविनाश नाम है उनका, अविनाश आनंदा। तो उनसे मिलने के बाद आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिज स्टाइल, बाई हिज लाइफ स्टाइल ऑल्सो, by the I was impressed by his style of inspiration. So I started doing those things. So फिर मैं पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, कॉर्पोरेट ट्रेनर के बाद आई बिकेम द ट्रेनर फॉर महाराष्ट्र पुलिस, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। और फिर फाइनली आई गॉट कन्वर्टेड इनटू इमोशनल कोच। तो इस तरीके से इमोशनल कोच बनने का। सो आपने कहा कि आप पुलिस इंस्पेक्टर्स को ट्रेन करते हो इमोशनली। सो अभी जैसे आप पुलिस की बात करो, तो हमारे सामने तो उनका अपीयरेंस बहुत ही टफ, स्ट्रॉन्ग पर्सन, कभी किसी भी चीज से ना हिले या शैटर्ड ना हो, वैसा रहा है, राइट? तो आपने उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम किया है। सो लाइक यू नो, आई रियली वांट यू टू यू नो ब्रेक दैट थिंग कि नहीं यार, पुलिस होकर भी, ये प्रोफेशन में होकर भी
इमोशनली उनके पास भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो रेगुलर लाइफ में लाइक दे हैव टू डील विद इट. सी ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक, अगर बात करेंगे पुलिस की, तो पुलिस जो है ना, जिंदा, मुर्दा और इसके साथ साथ इमरजेंसी में भी काम करती है। मैं तो बहुत लोगों के साथ रहा हूँ। तो जिंदा जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो जीवित हैं तो उनका ईगो डेली हर्ट होता है और हर कोई हर्ट करता है। एज अ पुलिस पर्सन उनको पॉलिटिशियन भी बोलता है, उनका बॉस भी बोलता है, उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि टाइम नहीं दे पाते हो। इसके अलावा लोग भी उनको बोलकर चले जाते हैं। तो दे डील विद दिस ऑन अ डेली बेसिस, सब कोई बोल के चला जाता है। तो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत पहले ऐसे ही शुरू हुआ था कि हमने तान तनाव मुक्तता शिविर करके ऐसा शुरू किया था। देन वी स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विद देम। तो मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं, मैंने देखा है साथ में रह के। अगर जिंदा जैसे मैंने बात किया, मुर्दा की बात करेंगे तो मेरी एक फ्रेंड है, पुलिस इंस्पेक्टर है, नाउ शी इज इन पुणे। सो एक दिन वो बता रही थी कि उनको सडनली कॉल आया, एक्सीडेंट हुआ एक जगह पे, एक्सीडेंट स्पॉट पे गई वो। और वो जैसे मतलब मूवमेंट कर ही रही थी, इधर उधर घूमी, उनका पैर जो लगा ना, किसी चीज पे लगा, सडनली पलट के और उन्होंने देखा तो वो सर था एक आदमी का, Oh कटा my हुआ God. एक्सीडेंट। मतलब आप समझ लो कि कॉमन इंसान के साथ अगर ऐसा हो जाए, पैर से आप अगर पीछे देख ले सर कटा हुआ, और आप तो 4-5 दिन आप सो नहीं पाओगे। 100%. वो इस तरीके की जिंदगी जीते हैं वो लोग। इसके अलावा इमरजेंसी में भी दे डील विथ, इमरजेंसी में डील करते हैं वो लोग कि आप किसी भी रूप में रहो, कहीं भी रहो, नाइट ड्यूटी है, अचानक मैंने देखा है, वही बात बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, ही इज इन टू पुलिस और नाइट ड्यूटी है, पुलिस स्टेशन में है। अचानक सडनली गांव से फोन आया कि लड़के लड़की का मैटर है, दो गांव के बीच में, बड़ी बड़ी कम्युनिटी के बीच में झगड़े हो गए, और उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा मैन पावर नहीं है, एक आदमी को लेकर वो पूरे गांव में चले जाते हैं। और सडनली वहां पे जाके उसको पूरे गांव वालों को, पूरे मॉब को टैकल करना है एट दैट Correct. स्पीड और टाइम। तो ये इस तरीके से डील करते हैं वो लोग। और इसके बावजूद पुलिस की एक खासियत है, वो जो भी रहे हैं, जिस कंडीशन में भी रहे हैं, जिस तरीके से भी रहे, एक बार बस आप उनको ड्यूटी बोल दो, वो दौड़ पड़ते हैं। सो दिस इज 100%. द इमोशनल थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम देम, कि उनका इमोशन अपने ड्यूटी के साथ इतना स्ट्रांग है कि आप बस बोलना है ड्यूटी, वो भाग चलते हैं, वो दौड़ पड़ते हैं उसके। करेक्ट. इट इज लाइक दिस। आप इमोशनल चीज की बात कर रहे थे, लाइक उनमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है. आई डोंट नो, दे डोंट ओवर पावर देयर इमोशनल कोशेंट विद देयर प्रोफेशन. बट अगर आप आज के यूथ की बात करो, लाइक दे आर बिकमिंग वेरी इमोशनल, राइट? दे ओवर पावर, और जो चीजों पे फोकस करनी रहती है वो फोकस नहीं कर पाते. तो डू यू रियली थिंक कि आज का यूथ जो है वो इमोशनली बहुत वीक है? वीक नहीं बोलूँगा मैं, बट ये दुर्भाग्य की बात है कि दे आर नॉट वीक, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर इमोशंस। उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। होता ऐसे है कि अगर आपको पता है तो आप उसका क्योर, आपको अगर आपका प्रॉब्लम पता है या आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यूथ को पता ही नहीं है। यूथ ऐसी चीज़ों के साथ अट्रैक्टेड है जिनके बगैर वो जिंदा रह सकते, जिनके बगैर वो जीवित रह सकते। एआई, डिजिटल मार्केटिंग जो आप बता रही थी थोड़ी देर पहले, इंटरनेट, मोबाइल, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, पार्टी, ये सब के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन फिर भी यूथ जो है आकर्षित उसी की तरफ हो रहा है। और जिस तरफ आकर्षित होना चाहिए, एक्चुअली में हमको जीने के लिए सही चीज क्या चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए, जो कि आज नहीं मिल रही है। शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, अच्छा खाना चाहिए खाने के लिए, और अच्छा भोजन चाहिए खाने के लिए। तो हम लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही, इसकी तरफ हमको ज्यादा आकर्षित होने चाहिए। हमको आकर्षित मतलब होना चाहिए इन चीजों की तरफ, लेकिन हम बाय फॉल्ट हमारा यूथ जो है इसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बोलेंगे कि हमने ही शायद उनको कैरी फॉरवर्ड करके दिया हुआ है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम अस। वी शुड बी फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ। करेक्ट. आपकी लर्निंग की शुरुआत बचपन से ही होती है, राइट? सो आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है. जैसे आपने बोला कि उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं वो ज्यादा फोकस्ड होने चाहिए, ताकि वो आपसे ही सीख के लाइफ में थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखे. करेक्ट। आपने जैसे बोला कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं लाइक डिजिटल मीडियम पे ज्यादा फोकस करने लगा है, राइट? सबसे ज्यादा वो ज्यादा स्क्रोलिंग हो रहा है या फिर रील्स हो रहा है, इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डिजिटली बहुत इन्वॉल्व हो चुका है. ग्राउंड रियलिटी की बात आए तो वो ग्राउंड रियलिटी उनको क्या है वो पता ही नहीं है.
Do you think that makes them more anxious, anxiety, bring them more depression, get them more depression, or make them more depressed, या फिर बहुत ज्यादा लोनली फेज में लेके जाता है? देखिए, ये इसके लिए एक कहना चाहूँगा मैं कि क्या होता है, आदमी भीड़ में भी अकेला होता है और तन्हाई में भी अकेला होता है। आदमी रेगिस्तान में भी प्यासा होता है और समुद्र में भी प्यासा होता है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हैं, और आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। अगर आप ऐसी चीज़, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग उस तरीके से उसी तरफ चले जाएंगे। और रहा बात सवाल का कि अगर मैंने ऑनलाइन फॉलोअर्स बना लिए, तो ऑनलाइन फॉलोअर्स आपके दुख में तकलीफ में नहीं आने वाले हैं। आपके दुख तकलीफ में वही लोग आएंगे जो आपके नज़दीकी हैं। तो हम ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हो क्या गया है, हमारे नज़दीक जो हमारे खुद के कीमती लोग हैं, उनसे फोकस हटकर हमारा नंबर्स पे चला गया, कितने लाइक्स हो गए, कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, इस पे चला गया। तो हमको, मुझे लगता है कि आज भी कोई हानि नहीं है, डिजिटल पे ध्यान देना चाहिए, हमने उसकी अच्छाई को यूज़ करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे नज़दीक जो कीमती लोग हैं, हमारे खुद के लोग हैं, जो एक्चुअल हमारे दुख में आएंगे हमारे साथ, तो उनके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमको एंग्जाइटी नहीं आएगी, हम अकेलापन फील नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कहा, डिजिटली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, लाइक पीपल लुक आफ्टर दोस क्विक सॉल्यूशंस, जहाँ पे उनको चाहिए मोटिवेशन। मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मेरे को कुछ मोटिवेशन का मिल जाएगा, मैं चार्ज्ड अप हो जाऊंगा, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल नंब? See, I tell you, there is a fine line, I mean, a very thin fine line between emotionally numb and emotionally strength. If you boil the water, I mean, 100-degree water is called as boiled water. And only the difference is 1 degree, it becomes 1 degree, it becomes vapor. And vapor has the power to run the entire heavy train. Difference is only 1 degree, but this only 1 degree tells you or makes you realize that what is important in your life. So if you become mentally strong, I mean emotionally strong, then आपका दिमाग आपके काबू में रहेगा, आपका दिल आपके काबू में रहेगा, और आपकी ज़ुबान आपके काबू में रहेगी। अगर आपका दिल, दिमाग और ज़ुबान आपके काबू में है, मतलब आप इमोशनली स्ट्रांग। गो और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू आर। नंब। तो यही बात है। करेक्ट। सो जैसे हम लोग आए दिन इमोशनली चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, बीइंग एडल्ट हो, बच्चा हो, या फिर आपके सराउंडिंग में इमोशनल फेस, कभी कभार तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि इमोशनली वो इतने ड्रेन्ड है, या फिर इमोशनली कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उनको, राइट? सो आप उन लोगों को क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके से आप इमोशनली अपने इमोशंस को भी किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो? इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, मतलब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंसान को जो सामने दिखता है ना, इंसान उसका सॉल्यूशन निकालता है। जैसे आपने इमोशनली, हमको पता ही नहीं या ड्रेन्ड हैं तो दिखता नहीं है वो। अगर शरीर में कोई घाव हो गया ना, तो वो दिखता है, तो हम तुरंत उसका उपाय करते हैं। अगर दिमाग में भी अगर कोई घाव हो गया, कहने का मतलब अगर दिमागी कोई परेशानी भी चल रही है ना, तो वो सेकेंडरी दिखता है, तो उस पे भी थोड़ा बहुत हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन इमोशनली हमारे अंदर क्या होता है ना, हमको दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग लेट कर देते हैं उसका सॉल्यूशन निकालने में। बहुत दिनों तक उसको दबा के रखेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और बताएंगे नहीं, किसी को शेयर नहीं करेंगे, खुद से भी मतलब उसको एहसास ही नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि रात को परेशान हो जा रहा हूँ, तकलीफ बढ़ जा रही है, बिना कुछ किए ये सब हो रहा है। तो ये इस चीज़ का सॉल्यूशन, अगर मतलब सेकंड यही था कि इसका अगर सॉल्यूशन हमको निकालना है कि आप सब कुछ करने के बावजूद परेशान हो जा रहे हैं, आपकी चिंता बढ़ रही है, तो सबसे एक तो मतलब अगर वर्ड पे ध्यान देंगे ना, चिंता वर्ड जो है ना, तो चिंता में और चिता में सिर्फ बिंदु का फ़र्क है। यहाँ पे भी एकदम छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चिंता ना करें, चिंतन करें, नहीं तो चिता के बहुत नज़दीक चले जाएंगे आप। ठीक है? तो अगर इस चीज़ को डील करना है, आपके साथ हो ही रहा है, तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, एक ही चीज़ अपनाना है, टेक इट ईज़ी। ईज़ी होता है, ऐसा अपने आप को इमोशनली आपको मैसेज देना है कि ये होता है, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये होगा, मुझे पेशेंस रखना है, और धीरे-धीरे ये समय गुज़र जाएगा। जैसे आपने कहा टेक इट इजी,
ज़माना ईज़ी तो लगता है लेकिन ईज़ी एक्चुअल में दिखता नहीं है, राइट? सो पीपल आर लुकिंग आउट फॉर क्विक क्विक मतलब बहुत ज़्यादा क्विक फिक्सेस चाहिए उनको। अगर इमोशनल की बात करें या फिर कोई भी चीज़ों की बात करें, उनको बहुत जल्दी क्विक फिक्सेस चाहिए रहता है। उनमें पेशेंस, जैसे आपने बोला, पेशेंस रखना है पर है नहीं, करेक्ट। राइट? तो लोग कई अलग-अलग स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, राइट? बिकॉज़ दे डोंट हैव पेशेंस। राइट। इमोशनली दे आर टू ड्रेन्ड, या फिर वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो किस तरीके से, लाइक कैसे ये सब चीज़ों को वो लोग ओवरकम कर पाएँगे? से अगर इजी वर्ड को ही पकड़ के मतलब इसी पे बात करते हैं तो इजी का एक फुल फॉर्म है। इसका मतलब है एवरीवन ऑलवेज सेज यस। हाँ। मतलब आपको सबसे पहले तो यस बोलना है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है? और आपको क्विक फिक्सेस मतलब क्विक फिक्सेस इफ आई टॉक अबाउट इट हैपेंस कि मैं दिन भर शाम तक मैंने कुछ काम किया। एक अगर इफ आई टॉक अबाउट अ वुमन, शी इज़ वर्किंग एट होम, दिन भर काम किया, सबके लिए काम किया, मेहनत किया और घर पे आके हस्बैंड ने उसके ऊपर चिल्ला दिया, शाउट कर दिया। तो सडनली ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि टेक इट ईज़ी, आराम से टाइम जाएगा, लेकिन अगर सडन कुछ हो गया तो क्या करना? तो उसपे तो फिर हमको समझना चाहिए कि कैसे करना है। तो इसमें सडन करने के लिए आपको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मैं अभी जो बता रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले करना है आपको कि 5 चीज़ों को देखना है। आप यहाँ पे 5 चीज़ों को देखकर बताइए, फटाक-फटाक नाम बताइए अब तुरंत पे। लाइट, कैमरा, माइक, कप्स, बुक। 5 चीज़ हो गई। 4 चीज़ों को सुनिए। सुनिए, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये माइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनिएगा। बल्ब की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। हम सुनते नहीं हैं डेली लाइफ में, ठीक है? उसके बाद 3 चीज़ों को आप स्मेल कीजिए। 5 चीज़ों को देखिए, 5 चीज़ों को देखिए, 4 चीज़ों को सुनिए, 3 चीज़ों को स्मेल कीजिए, ठीक है? आई कैन स्मेल द माइक, आई कैन स्मेल द कॉफ़ी, आई कैन स्मेल द मोबाइल, एनीथिंग आई कैन स्मेल। 3 चीज़ों को स्मेल कीजिए, 2 चीज़ों को टच कीजिए, ठीक है? मैं ये चेयर को टच कर सकता हूँ, मैं ये ट्राइपॉड को टच कर सकता हूँ और 2 चीज़ों को टच करने के बाद एक चीज़ को टेस्ट कीजिए। आप ये देखिए सडनली आपको आपका बेसिक क्या है कि आप जिस इमोशन में हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस थॉट में, तुरंत से वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके आप वहाँ से बाहर निकल सकते। ओके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर इट। 5 चीज़ों को देखिए, 4 चीज़ों को सुनिए, 3 चीज़ों को स्मेल कीजिए, 2 चीज़ को टच कीजिए और 1 चीज़ को टेस्ट कीजिए। देखिए सडनली किस तरीके से आप वहाँ से बाहर निकल के आ जाएँगे। सडनली मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये बचपन में सिखाया जाता था, सेंसरी। है ना? 5 यस, सेंसरी, टच, टेस्ट, साइट, स्मेल एंड फील। तो ये सेंसरी बचपन से सिखाया जाता है लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यस, इंद्रियों को हम यूज़ नहीं करते हैं डेली बेसिस। करेक्ट। इनफैक्ट हम डेली बेसिस पे भी अगर इस चीज़ को करेंगे, डेली मॉर्निंग रिचुअल्स बना लेंगे, जब घर करेक्ट। के बाहर हम जाते हैं तो हम बाहर वॉक करने के लिए जाते हैं लेकिन हम लगे रहते हैं अपने या फोन थॉट वाले प्रोसेस में या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में। बाहर अगर आप देखेंगे मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि फोकस करना है, तो हम वो फोकस के चक्कर में लिमिटेड हो गए हैं। आई मीन कि हम बाहर की चीज़ों को, अपने विजन को एक्सपैंड, हमारी आंखें जो है ना ऐसे देख सकती हैं, इस एंगल में भी, इस एंगल में भी पूरा, लेकिन हम इस तरीके से हो गए करेक्ट। फोकस के चक्कर में। लेकिन इतना भी फोकस नहीं होना चाहिए कि हम नेचर से दूर भाग जाए, हम बाहर के चीज़ों से दूर भाग जाए। नेचर ने इतनी अच्छी चीज़ें दी दी हुई हैं, सुनने के लिए दी हुई हैं, देखने के लिए दिया हुआ है, स्मेल करने के लिए, तो इंद्रियों को ही इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट। सो दैट इज़ लाइक राइटली सेड कि अपने आप को, जब भी आप इमोशनल फेज में, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरे दिन में इतने सारे थॉट्स आते हैं, राइट? अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। एंड ऑफ द डे ह्यूमंस का एक मेंटालिटी है, वो लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिविटी, राइट? नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और वो लोग वही फेज में चले जाते हैं, राइट? तो आपने ये सही कहा कि ये एक्सरसाइज से क्या होगा, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। आप वो चीजों पे जाओगे ही नहीं, आपके थॉट प्रोसेस भी वहां पे नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है कि वो दिशा में जा रहा है जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने वाले, तो आप फटाक से ये एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि वो चीजें ब्रेक हो सके। वेरी ट्रू। फिर राइटली सेट। अभी मुझे ये बताओ, जैसे ये प्रोफेशन बहुत यूनिक सा प्रोफेशन है। सबसे पहली बात तो लोग शायद सोच भी नहीं सकते यार, इमोशनल इंटेलिजेंस कोच इज काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, राइट? पहले के जमाने में बहुत फिक्स्ड मेंटालिटी हुआ करता था कि इतने इतने सिलेक्टेड प्रोफेशंस ही। अभी काफी सारे नए नए प्रोफेशंस, नए सारे नीश आ गए हैं, नए अलग अलग
फील्ड्स आ गए हैं। सो आपको ऐसी कौन सी चीज ने ट्रिगर किया दैट यू नो यू चोज दिस एज योर प्रोफेशन? सी ये प्रोफेशन शुरुआत ऐसे हुआ था। आई मेंशन यू अर्लियर कि पुलिस ट्रेनिंग करता हूँ मैं। तो इसकी एक कहानी है, पुलिस ट्रेनिंग करने की एक कहानी है। मैं व्हेन आई जॉइन गॉडरेज कंपनी, आई वाज बेस्ड इन लातूर। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी उस समय। तो कहानी ऐसी जाती है कि गर्लफ्रेंड के नाना जी ने हमको देख लिया साथ में, और फिर उन्होंने ये किए कि उसकी शिकायत कर दूंगा मैं पुलिस के। वहाँ पे डीवाईएसपी थे उस समय, तो हमारी मेरी शिकायत कर देंगे। आई वाज स्कैर्ड कि अरे यार अब पुलिस में चले जाएगा डर तो लगता है सबको हाँ जी। देख के। फिर मैंने और मेरे भाई ने हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। डीवाईएसपी का नाम लिया था उन्होंने कंप्लेन करने के लिए। तो हमने सोचा कि उनके बॉस से मिलेंगे हम। और उतने छोटे उम्र में दिमाग में पता नहीं कहाँ से वो ख्याल आया। और वहाँ से फिर हम एसपी को मिलने गए। एसपी से मिलने गए तो एसपी ने हमारी बातें सुनी, समझी, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड कि ये दो बच्चे हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं। मेरा भाई था मेरे साथ में। सो ही गॉट इम्प्रेस्ड एंड ही वाज रेडी टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, वही डीवाईएसपी को जिनका नाम लेके मेरी गर्लफ्रेंड के नाना जी ने बताया था। तो वी वेंट टू हिम। ही सेड कि नित्यानंद जी, पोलिसांना ऐकण्याची सवय नाही, मतलब वो सुनने की आदत नहीं है। आदत नहीं है। तो मैंने कहा कि सर हम फिर उनको सुनना ही सिखाएंगे। तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये बात है। तो अच्छी बात है। फिर देन वी स्टार्टेड डूइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो वो हम लोग ने ट्रेनिंग प्रोग्राम करना शुरू किया। फिर वो जो एसपी और डीवाईएसपी थे अलग अलग जगहों पे गए। So in short, your girlfriend has been a big part of your career. हाँ, मैं कहता भी हूँ मजाक मजाक में कि बाद में वो धोखा दे दिया उसने। तो तो लेकिन मैं कहता हूँ लोगों को कि लड़की चली गई लेकिन पुलिस रह गई, मतलब गर्लफ्रेंड चली गई लेकिन पुलिस रह गई। और पुलिस आज तक है हमारे साथ। मतलब मैं फिर बाद में जहाँ भी रहा, मेरी फैमिली पुलिस रही, मेरे दोस्त पुलिस वाले रहे। सो वही है, इसमें भी एक सीखने की बात ये है या समझने की बात ये है कि जो भी चीज़ अगर गलत भी हो रही है आपके लाइफ में, तो उसको अच्छा आप कैसे टर्न अप कर सकते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल है ये। सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक दिस। सो आपने बहुत ज्यादा क्रेडिट अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, अपने गुरु को दिया हुआ है। सो आपको क्या लगता है आज के जमाने में बच्चे बड़े अपने पेरेंट्स की बातें सुनते हैं और वो दिशा में चलते हैं? सी बच्चे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, आपने वो स्टोरी पता नहीं सुनी है कि नहीं। एक मैं ट्रेन में, एक माँ बुक पढ़ रही थी और बेटा भी, उसका छोटा सा बच्चा, उसका बेटा बुक पढ़ रहा था। तो लोग देख के हैरान हो गए कि माँ भी बुक पढ़ रही है, बेटा भी बुक पढ़ रहा है। तो जाके किसी ने बोला उस माँ को कि अरे आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं हैं, लेकिन आपका बेटा तो आपके साथ साथ बुक पढ़ रहा है। तो माँ ने बहुत स्वीटली बोला उनको कि बच्चा सुनता नहीं है, लेकिन बच्चा देखता ज़रूर है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बुक पढ़ रही हूँ तो बच्चा भी बुक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी बात है सुनने और देख के करने की बात। एट द सेम टाइम मुझे मेरे लिए मेरे बाबा, दादाजी को बाबा बोलते थे, मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ थे। तो बाबा से बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, मेरे पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो बाबा ने जो सिखाया वो दो चीज़ें थी कि प्रकृति से दूर जाओगे तो प्रकृति तुम्हें सताएगी। पहली बात तो बहुत क्लियर मैसेज था। और दूसरी बात उन्होंने सिखाई वो है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन में रहो। उनके दिन की शुरुआत होती थी सुबह 5 बजे, 9 बजे डॉट नाश्ता करते थे वो, दोपहर को 12 बजे डॉट खाना खाते थे, 4 से 6 इवनिंग स्नैक्स, एंड देन 9 बजे डॉट उनका डिनर होता था और 10 बजे तक वो सो जाते थे। उस समय हम लोग को लगता था, वो रियलाइज नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आपको नहीं लगता अभी के जमाने में तो डिसिप्लिन इज बहुत ओवररेटेड? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। Let I have heard very less number of people unless they are not a sports person या फिर leadership position पे है जैसे नरेंद्र मोदी जी, you know, they are so disciplined and so focused, time to time उठना, खाना पीना, सो जाना, वापस अपने काम पे लग जाना. Now it's very tough, right? You have to push yourself to do that particular activity on time. करेक्ट। राइट, तो वो कैसे किया जाए? इमोशनल इंटेलिजेंट भी यूज करेंगे या फिर इमोशनली भी आप अपने आप को एकदम ट्रेन कर पाओगे? पर आई फील दिस इज वेरी ओवररेटेड वर्ड. सी आई टेल यू, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको।
दूसरा कोई मतलब आई कैन नॉट से कि टाइम नहीं है, आई कैन नॉट से कि उनकी वजह से नहीं किया, आई कैन नॉट से कि वर्क की। जैसे मैं अगर पूछूं निराली को कि निराली तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग या नर्क, बताओ। कहीं नहीं, यहीं पे स्वर्ग और नर्क। नहीं, ये फिलोसफी मतलब आई मीन ये बात अलग है। बस मेरे सवाल का जवाब दो कि निराली से मैंने पूछा कि स्वर्ग जाना चाहोगी कि मतलब मरने के बाद कहाँ जाओगी, स्वर्ग या नर्क। स्वर्ग। काम क्यों ऐसा, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, एनीवेज, तो अगर समझ लो कि निराली को स्वर्ग जाना है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि निराली सॉरी, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं मर जाऊं और निराली स्वर्ग चली जाए? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अगर निराली को स्वर्ग जाना है तो मरना किसको है? निराली को। ठीक उसी तरीके से अगर डिसिप्लिन में रहना है और टाइम को शेड्यूल मतलब प्रॉपर शेड्यूलिंग करना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो जिस तरीके से अगर स्वर्ग में जाने के लिए निराली को खुद ही मरना है, तो ठीक उसी तरीके से काम भी करने के लिए खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा राइटली कि सेड। दूसरा कोई करे और मैं उसका फल भुगतूं, वैसा पॉसिबल। एग्जैक्टली। अभी वो हैबिट पड़ गई है ना इतना सारा, लाइक वी आर सराउंडेड विद सो मेनी रोबोटिक थिंग। आई टेल यू, रोबोटिक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हैबिट वर्ड में ही देखो। हैबिट वर्ड है, ठीक है, HABBIT, ठीक है। हैबिट में से H हटा दो तो अ बिट बचता है, हाँ। ठीक है। अ बिट में से अ हटा दो तो भी बिट बचता है। बिट में से बी हटा दो फिर भी इट बचता है। मतलब हैबिट जो है वो कुछ भी कर लो, एक बार लग गया तो वो रहने वाला है, वो पूरी जिंदगी कभी कभी निकलेगा नहीं। तो हैबिट को ही आप मतलब बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, और नहीं लगे तो ज्यादा अच्छी बात है किसी भी चीज की आदत। बट एट द सेम टाइम अगर अच्छी आदत है। यस, आई वाज कमिंग टू दैट, कि अच्छी आदतें अगर आप खुद ब खुद अपने आप में, जैसे मैंने बोला कि खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, तो खुद से अच्छी आदतें और कुछ दिन करने के बाद वो चीज़ों की मतलब रूटीन बन जाती है, करेक्ट। सो इट गोज स्मूथली। वेरी राइटली सेड। अच्छी हैबिट पालना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव हैबिट्स को अपने आप से दूर रखना भी बहुत जरूरी है। पर जैसे मैं बात कर रही थी रोबोटिक्स, राइट, अगर मैं अपनी भी बात करूं, कभी कभार ऐसा लगता है ना कि आप हाथ से जो करते हो वो आप फिक्स नहीं कर पाते हो, वापस उसको रीडू नहीं कर पाते हो। तो मोबाइल में ऑप्शन रहता है ना अनडू करने का, राइट। सो कभी ना कभी आप ये भी सोचते हो, आपका आपका ब्रेन भी उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि यार काश रोबोटिकली मैं इसको फिक्स कर पाती, मैं अंडू करके वापस मैं अंडू नहीं कर पा रही हूँ, राइट। सो वी आर लिविंग इन सच वर्ल्ड जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें इमीडिएट चाहिए, बहुत ज्यादा चीजों पे आपको काम नहीं करना है। जैसे अगर मैं बोलूँ, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, right? But still somewhere emotionally people are not stable, they're not very happy, they try and motivate themselves, जबरदस्ती का पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन somewhere they are avoiding the disaster that will come later on. तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी, आई टेल यू कि इमोशन जो है वो टीम में आती है। आई मीन यू शुड बी अ टीम while talking about or doing anything about, लेकिन फाइनली इट इज़ इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रायड। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपने गवर्नमेंट की बात बोली, अगर समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है, तो क्लाइमेट चेंज पे हमारे गवर्नमेंट को ही पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, हमारे गवर्नमेंट को ही उस पे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इट्स अ टीम इमोशनल क्वेश्चन, ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम खुद बोलते रहेंगे कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी, और हम खुद नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट वर्क, राइट। क्लाइमेट चेंज के लिए अगर मैं खुद से लाइट जला रहा हूँ तो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल के आ रहा है। मैं अभी व्हीकल से यहाँ तक आया तो उसमें भी एक चीज़ हो रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम वट एवर वी आर डूइंग, छोटा सा कल मैं एक देख रहा था, सेशन नहीं अटेंड कर रहा था, कि अगर सिर्फ हम टूथब्रश करते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है। सोचने की बात है। हम मैंने सिर्फ टूथब्रश ब्रश बोला, लेकिन उस टूथब्रश को बनाने के लिए जो मशीन लग रही है ना, वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और टूथब्रश मेरे तक पहुंचने के लिए कितने ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं टूथब्रश करूंगा तो मुझे बेसिन चाहिए, वो बेसिन बनाने के लिए कितना, समझ मतलब रहा हो think कि correct. यस, अगर छोटी छोटी चीजों पे हम लोग इतना ये कर रहे हैं तो ये फाइनली आता किसके ऊपर है? अगर एक एक इंसान क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने लगेगा, जो जरूरत की चीजें हैं वही करेगा, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करेगा, तब जाकर गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट भी फिर एज अ होल कुछ कर पाएगी. सो इट इज ऑलवेज लाइक दिस. So we talk so much about emotional intelligence, keeping yourself motivated, positivity. I really want to understand, like, in business world, like, जो भी businessman है, how emotional intelligence is directly aligned to their businesses. सी एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जो है वो चीज़ों को एक्सट्रीम पे जाकर नहीं देखता है. आई मीन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को बहुत कम, वो हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस काम में आता है. लाइक वाइज अगर किसी को डील क्लोज करनी है तो एक जो इंसान स्ट्रांग नहीं है इमोशनली, वो जाएगा, वो सिर्फ देखेगा कि मेरा फ़ायदा कैसे हो जाता है यार, मेरा फ़ायदा तो होगा तो मैं क्लोज डील कर लूँगा. लेकिन इमोशनली स्ट्रांग इंसान वो जानता है कि जब डील क्लोज करना है ना मुझे, तो सामने वाले का भी फायदा होना चाहिए और मेरा भी फायदा होना चाहिए, है ना? तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरा भी फायदा होना चाहिए और उसका भी फायदा होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सामने वाला उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा. क्यों? क्योंकि सामने वाला भी आपकी आंखों में देखेगा कि आप उसका फायदा करवाओगे. चाहते हैं. सी इट इज़ वेरी सिंपल. मैं अगर ये बात बोलूँ तो अजीब लगता है, लेकिन अगर आप बिना टिकट के जाते हो ना रेलवे स्टेशन पे, टीसी आपको पकड़ लेता है ना, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में दिखता है उसको कि आपने टिकट नहीं लिया हुआ है. लाइक वाइज उस सामने वाले को अगर एहसास हुआ कि आप उसका फ़ायदा चाहते हैं, एट द सेम टाइम अपना खुद का भी फ़ायदा चाहते हैं, और मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से डील को क्लोज कर पाऊंगा. सो इट इज़ दिस इज़ वेरी गुड थिंग. इमोशनली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए. लाइक वाइज अगर इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जो है टीम को हैंडल करेगा, तो देखिए टीम का एक फुल फॉर्म है TEAM, दैट इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मिरेकल. तो ये टुगेदर वर्ड जो है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान को पता है. तो वो कभी भी, अगर टीम में 10 लोग हैं तो कभी वो किसी के साथ बायस्ड नहीं होगा कि मुझे सिर्फ इसको फेवर करना है. वो समझेगा कि हर एक इंसान अपने अपने में स्ट्रांग मतलब है, या कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, तो सबको बराबर लेकर चलेगा. So in short, emotionally intelligent इंसान अच्छा ऑब्जर्वर भी होगा. Yes, of course, because he has learned, he has control on his mind, heart, and of course on his communication. So Can you tell me how do we identify a person who is emotionally intelligent? आप कभी भी देखेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ज्यादा सुनेगा, कम बोलेगा. याद रखिएगा इस बात को. दूसरी बात, वो शांत रहेगा. मतलब शांत मतलब ये कम बोलेगा वाला शांत नहीं. और उसके प्रेजेंस में, उसके ऑरा में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये स्टेबल इंसान है. Correct. उस स्टेबिलिटी को मैं शांत इंसान बोल रहा हूँ. तो ये दो खासियत आपको तुरंत समझ में आ जाता है. और तीसरी बात, वो जब भी बोलेगा तो अपने शब्दों को नाप तौल के इस्तेमाल करेगा और बहुत मैच्योरिटी से बात करेगा. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि So according to you, what is emotional intelligent? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है. अपने इमोशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करना इज इमोशनल इंटेलिजेंस. आई टेल यू जो लोग क्या नहीं होता कर है. पाते. हाँ, ऑफ कोर्स ये ऐसा है ना कि अगर डेली बेसिस पे सबके दिल में और दिमाग में, मतलब खुद के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है डेली बेसिस पे. इनफैक्ट डेली बेसिस नहीं, हर एक टाइम पे आपके दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है. आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है. तो अब कंफ्यूजन है, दिल की सुने कि दिमाग की सुने. Correct. तो बस यहीं पे बहुत सिंपल चीज़ है. अगर लोग मतलब करने के लिए बहुत हैवी है, समझने के लिए अगर लोग समझ जाए कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, मुझे दिल और दिमाग का संतुलन बनाना है, और दोनों के बीच का क्या मैं अच्छा पॉजिटिव ऐसा कुछ रास्ता निकाल सकूं जिससे मेरा भी मतलब खुशी बना रहे और सामने वाले की भी खुशी बनी रहे. So जैसे बिजनेस में कॉर्पोरेट सेटिंग में लीडरशिप पोजीशन पे जो भी रहते हैं, दे आर हैंडलिंग गुड नंबर ऑफ टीम, राइट? सो हर एक के अपने थॉट प्रोसेस, अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने खुद के चीजें चलती रहती है, राइट? सो हाउ कैन अ लीडरशिप पर्सन हैंडल ऑल दिस इमोशंस एट वंस? सी आई टेल यू, अब पहाड़ पहाड़ जैसे एक पहाड़ है, अब पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है? तो आपको नीचे जो भी हो रहा है या जो भी लोग हैं, सब कुछ दिखाई देगा. नीचे से तो नहीं दिखाई देगा,
लेकिन चूंकि जो लीडर है ऊपर जो बैठा हुआ है ना, उसको दिख रहा है कि आप में क्या कमजोरी है, आप में क्या अच्छाई है। तो जितने 100 लोग भी हैं उसके नीचे ना, चूंकि वो ऊपर से देख रहा है तो उसको दिखाई देगा कि नीचे क्या हो रहा है। वो अपने टीम, एक अच्छा इंसान मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस लीडर जो है, वो देखेगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छाई है। तो वो सबको बाइफरकेट कर करके सबकी पॉजिटिविटी निकालेगा, उसको समझेगा, उसके ऊपर काम करेगा। एट द सेम टाइम सबको अलाइन करने की कोशिश करेगा, एक एक करके अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे ना, बहुत बहुत सालों पहले मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। बहुत मतलब, और बहुत दिनों तक ये सेंटेंस ने रूल किया इंडस्ट्री को कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिजल्ट्स, वी ऑल। लेकिन फिर बहुत सालों बाद जमशेद जी टाटा ने बोला कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बिजनेस विच कैन नॉट बेनिफिट माई पीपल। करेक्ट। अगर मेरे लोग ही खुश नहीं रहे हैं तो उस बिजनेस का क्या। तो अगर एक अच्छा लीडर है वो ये समझता है कि बिजनेस, प्रॉफिट, हर चीज़ ज़रूरी है, मतलब उसके बगैर तो कुछ चलेगा नहीं, पैसे के बगैर। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे लोगों का हेल्थ, मेरे लोगों की खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा समझने वाला इंसान हर एक चीज़ को टैकल करता है उस तरीके से। परफेक्ट। आई मीन इट्स राइटली सेड कि जो लीडरशिप पोजीशन कम्स विद लॉट ऑफ अथॉरिटी, यस। राइट? वो अथॉरिटेटिव पोजीशन है जहाँ पे उनको सामने वाले को बहुत हैंडल विद केयर, लाइक यू नीड टू हैंडल दैट पर्सन विद केयर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसा है, किस तरीके से, और उसको किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। करेक्ट, हैंडल विथ केयर। एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक अ बिट प्रेशर ऑल्सो। आई मीन पुलिस में जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो करेक्ट। पुलिस वाले बोलते हैं दबाव हमेशा बना रहना चाहिए। इंडिया है, कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है। आई टेल यू, लाइक पुलिस वाले बोलते हैं ना, अगर ट्रैफिक वाला खड़ा है और आपको प्यार से बोलेगा मैडम प्लीज़ आप रुक जाइए, आप नहीं रुकेंगे, ये डरा देगा, "ए, रुको" आप हाँ। तुरंत रुकते हो उस समय। तो आई अगेन आई एम मेंशनिंग इट कि ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों का बैलेंस, मतलब हर एक जगह पे आपको बैलेंस करना है। आपके दिल और दिमाग को बैलेंस करना है, आपको अच्छे और बुरे का बैलेंस करना है, आपको हार्ड और सॉफ्ट को बैलेंस करना है, हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना है आपको। करेक्ट। सो लाइक यू राइटली सेड, कॉर्पोरेट में ज्यादा क्या होता है ना कि एम्पथी को वीकनेस माना जाता है, राइट? यू हैव ऑलवेज सीन एम्पथी एज अ वीकनेस, राइट? सो इन दैट केस हाउ कैन वी ब्रेक दैट ओल्ड टिपिकल माइंडसेट, जो ओल्ड ट्रेडिशनली माइंडसेट हुआ करता था, राइट? सो हाउ कैन वी ब्रेक दैट माइंडसेट? सी इट इज़ ऑलवेज लाइक, लोग बोलते हैं कि अगर अपने कलीग के साथ या अपने सबॉर्डिनेट के साथ अगर आप फ्री हो गए तो वो सामने वाला फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। और इसमें कुछ गलत नहीं, ये होता भी है। जितनी भी चीज़ें बनती है ना, एक्सपीरियंस के बाद बनती है। तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा, मैंने भी कभी ना कभी मतलब एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, कि ज़्यादा क्लोज हो जाओ तो ऑफ कोर्स वो अपने ऊपर ही बैकफायर करता है। तो इसीलिए ये चीज़ बनी हुई है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पे भी एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है कि आप उसके नज़दीक जाओ, उसको आप और नज़दीक होने का मौका दो। एट द सेम टाइम एक थिन लाइन मेंटेन करो, आप बैलेंस मेंटेन करो उस चीज़ का। और आपको एम्पैथी दिखानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आप जब तक एम्पैथी, मतलब होता है ना कि सिंपैथी मतलब होता है सद्भावना, और एम्पैथी मतलब होता है समभावना, मतलब एकदम बराबर उसके जाके उसके साथ रहना, उसको समझना है ना। तो आप अगर उसको समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप उससे कैसे काम करवाना है वो भी आप अच्छे से समझ जाओगे, आप अपनी चीज़ें करवा पाओगे। तो फाइनली इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। तो आप इस तरीके से करना चाहिए आपने। और मतलब एवरीबडी इज़ ए ह्यूमन बीइंग। आपकी कंपनी ज़िंदगी भर रहे या नहीं रहे, इंसान हमेशा रहने वाला है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट्स आपके साथ रहे या नहीं रहे, आपका सक्सेस आपके साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन एक इंसान ही है, एक रिश्ता ही है, जो रिश्तों को ही आप बना सकते हैं। और रिश्ता ही है जो सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान और दीजिए। काफी इमोशनली जुड़ा है। येस, ऑफ कोर्स। It's जी। very emotionally driven. I mean, if a person is emotionally attached, they will do whatever you tell them to do it. So it's important to have empathy, but at the same point of time, you need to, being a leader, I personally feel कि यार आपके पास वो leadership, like सामने वाले को इतना ये नहीं लगना चाहिए that you're very friendly या सी आई, वो friendly हो। बहुत बढ़िया सेंटेंस बता रही हैं आप इसमें। बहुत छोटा सा चीज़ देना चाहूँगा मैं इसमें, मतलब आई मीन मेरा इनपुट है। आपने कभी देखी है क्या, कि कभी नाम सुनी है, विवेकानंद थे। ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर Yeah. इन द वर्ल्ड, राइट? सो विवेकानंद का कभी सुना है आपने कि शिष्य है या चेला है? नहीं सुनी है ना?
ये खासियत है। बिकॉज विवेकानंद ने लीडरशिप का डेफिनेशन दिया था कि लीडर इज अ लीडर हु क्रिएट्स अ लीडर। करेक्ट। मतलब आपको अपने लोगों को लीडर बनाना साथ में है। लेके ग्रो करना। फॉलोअर बनाने से आप लीडर नहीं बनेंगे, आपको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, तो बहुत सालों पहले की बात है, कि किस तरीके से ये आपको बेनिफिट करता है। आई जॉइन गॉडरेज कंपनी एज दैट वाज द फर्स्ट कंपनी इन माय करियर। तो मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने पहला कंप्यूटर खरीदा, अपने सैलरी से खरीदा। खरीदने के बाद मैं वो कंप्यूटर को अपने पास रखने वाला था कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है और ये सारी चीज़ें करनी है। फिर एक दिन सडनली मेरे दिमाग में आया कि जो बंदा मुझे रिपोर्ट करता है ना, मैं उसके घर पे उस चीज़ को रखूँ। कंप्यूटर को मैंने उसके घर पे रखा, ठीक है। उसको मैंने ऑफ कोर्स एम्पैथी वाली जो बात, हम अच्छे दोस्त भी थे, हम लोग कलीग भी थे, तो मैंने वो कंप्यूटर उसके पास रखा, उसको सिखाता था और उसको प्रैक्टिस करने को भी लगाता था कि वो प्रैक्टिस करे। अब वो प्रैक्टिस करते करते वो सीख गया एंड ही बिकेम सो एक्सपर्ट। अब आप देखो, जो रिपोर्टिंग मैं करता, मतलब करने वाला था, या जैसे भी कि मैं मेरे घर से बैठ के मैं खुद रिपोर्टिंग करूं, वो मेरा रिपोर्टिंग वो बंदे ने संभाल लिया। मतलब वो लीडर बन गया, ही लर्न। करेक्ट। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि मेरा मेरा ही खुद का काम मतलब आसान हुआ, सामने वाला सीख भी गया, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, और हम लोग एकदम टीम में मिलकर काम कर रहे हैं। पर ये चीज आप देखोगे तो फील्ड टू फील्ड डिफरेंट है। यस। Like, if we talk about business, if we talk about politics, if we talk about different profession, right? हर एक field to field different है। किसी profession में आप being a leader, you create a leader and you grow together, right? किसी field में आप leader हो, आप ही leader रहोगे, नीचे वाला follower ही है, right? So ऐसे type के mindsets भी होते हैं और ऐसे type का creation भी करना पड़ता है। So if you talk about politics, अब मेरे को बताओ, लीडर बीइंग एट द लीडरशिप पोजीशन कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि भाई दूसरे को मैं लीडर बनाऊं ना। इन फ्यू प्रोफेशन पीपल कीप पुलिंग योर लेग्स। सी दैट इज ऑफ कोर्स वो केकड़े वाली कहानी है कि आपको याद होगा, शिप में वो रह गया, एक बक्सा खुला रह गया, तो भाग के गए कैप्टन के पास कि यार वो केकड़े बाहर निकल गए। देन ही इज सेइंग डोंट वरी, इट्स इन इंडियन, आई मीन एक केकड़ा दूसरे को नीचे खींच लेगा। ऐसा था। बट सी, इट इज ऑलवेज अप टू अस, आपको लीडर, कौन सा लीडर बनना है, किस लेवल पे जाना है। और मैं जो लीडर बनाने की जो बात कर रहा हूँ, और इट इज ऑलवेज देयर। वाई अ लीडर इज अ लीडर हु क्रिएट्स लीडर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, तो आपने अगर नीचे वालों को अगर लीडर बनाया नहीं, आपने एक अच्छी टीम क्रिएट नहीं की, तब I तो agree. आप भी उस मतलब लीडरशिप पोजीशन पे कितने साल तक आप जस्टिफाई कर, कितने सालों तक टिक पाओगे आप। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल लीडर बनना है, तो आपको लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और तभी आप ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाओगे लीडरशिप में। यस। Correct. Talking about normal life, right? You know, emotionally driven life. Do you think that emotional intelligence is more important than religion today? फंसा दिया। Anyways, I was just kidding. I tell you, it is like emotion is a religion and religion is an emotion. आपको समझना होगा कि रिलीजन क्या है। इसके लिए धर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से धर्म को कैसे डिफाइन किया गया है। धर्म जो होता है ना, किसी भी चीज़ का या किसी इंसान का या किसी भी बात का सद्गुण होता है। सद्गुण धर्म, अगर रिलीजन की बात करेंगे, जैसे कि पानी का गुण है बहना, पेड़ का गुण है छाया देना, क्या देना यार? सूरज का गुण है एनर्जी देना। तो ये जो गुण है ना, वही उनका धर्म है, उसी को धर्म कहा जाता है। अगर फिर से मैं उसको इस तरीके से एलैबोरेट करूंगा, पानी का गुण है बहना, पेड़ का गुण है छाया देना, सूरज का गुण है एनर्जी देना। लाइकवाइज पानी का धर्म है बहना, पेड़ का धर्म है छाया देना, आई बात समझ में, और सूरज का धर्म है एनर्जी देना। तो ये जो धर्म है, ये इमोशन ही है यार। Yeah. ठीक है। तो आप अपने धर्म को किस तरीके से देखते हैं, वही आपका इमोशन है। और जो आपका इमोशन है, अगर आप समझ लीजिए आपने आपके सद्गुण को समझ लिया है, तो आपका जो इमोशन है वही आपका धर्म है। करेक्ट। बट ये बहुत गहराई वाली बात है जो लोग आज की दुनिया में लोग समझ नहीं पाते हैं। के ऊपर आपको एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा।
आई वुड लव टू डू इट बिकॉज ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? यू नो हाउ इट इज़ रेलिवेंट एंड यू नो आप मतलब लाइफ में आप जो भी कर रहे हो इमोशनली काफ़ी चीज़ों से जुड़ा है, राइट? अगर आप नॉर्मली कपल्स की भी बात करो, राइट, दे गो थ्रू सो मैनी इमोशनल प्रॉब्लम्स। डू यू रियली थिंक कि इमोशनली इम्बैलेंस होने की वजह से आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं? हाँ, आई डू एग्री। इमोशनली इम्बैलेंस इसलिए होता है, आई आई टेल इट एज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता है कि शादी जब होती है ना, तो शादी के पहले ही आपको अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, दोनों फैमिली के बीच में, और मोस्टली मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट कपल के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं होता है। नहीं होता। शादी के पहले सिर्फ टारगेट रहता है शादी करनी है, उसमें हम लोग अपना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करते हैं, अपनी बातें क्लियर नहीं करते हैं। उसके बाद हो भी गया अगर, तो होने के बाद भी फिर अगेन आफ्टर बीइंग हस्बैंड वाइफ ऑल्सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हम बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, या सामने वाले की बात को समझना नहीं चाहते। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी और अपनी बात को जब मैं अंदर लूँगा, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है इमोशनल, वो जो मैंने आपको बताया कि दिल और दिमाग की लड़ाई। तो अगर अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, मैं खुद के दिल और दिमाग की लड़ाई को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सामने वाले के दिल और दिमाग को कैसे समझूंगा? उसकी लड़ाई तो अपनी लड़ाई है, और दोनों सही रहते हैं, दोनों में कोई गलत नहीं होता है। आपको फिर इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर आप सही हैं, मैं गलत हूँ, तो आप मुझे सही कर सकते हैं। आप अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ, तो आप मुझे अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए मैं भी सही हूँ, आप भी सही हैं, तो क्या करेंगे फिर इस तरीके से? तो फिर वो कलेश। हाँ, तो कलेश का वही सिंपल सॉल्यूशन है, कम्युनिकेशन। आप बात कीजिए एक दूसरे से, और आपके अंदर जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, एट द सेम टाइम मेरे अंदर जो दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, वो दोनों को एक्सप्रेस करना, वो दोनों को बात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस लड़ाई का, मैंने फिर से वही बताया कि दिल और दिमाग को बैलेंस करके जब चलेंगे, एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। तो मुझे ऐसे लगता है इमोशनल कंपैटिबिलिटी जैसी भी चीज होती है, लाइक यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली कंपैटिबल। अगर वो नहीं है तो कोई भी कपल सरवाइव ही नहीं कर पाता है। कोई भी रिलेशनशिप में कैसे सर्वाइवल होगा? कुछ तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना, टू बी See, इनटू एनी काइंड ऑफ आई टेल रिलेशनशिप। यू कंपैटिबिलिटी, ये जब शादी करते हैं ना, तो ये वर्ड बहुत टर्म में आता है कंपैटिबिलिटी। उस समय कंपैटिबिलिटी चेक किया जाता है, बट वो कंपैटिबिलिटी हम वाइब चेक करते रहे, वाइब मैच कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी, उसके बाद भी तो डिवोर्स हो रहा है। हाँ जी। तो कंपैटिबिलिटी जो है वो टेम्परेरी चीज़ है, सस्टेनेबल नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक दूसरे की इमोशन को समझते हैं, तो वो सस्टेनेबल बनता है। और एक दूसरे के इमोशन को समझ कैसे आता है? टाइम स्पेंड करने से आता है। आपने अगर टाइम को सही स्पेंड किया, और वो जो टाइम था, क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया साथ में, और एक दूसरे से जितना खुल के बात करना चाहिए उतना किया, तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी। नहीं तो अदरवाइज 20 साल रहने के बाद भी लोग डिवोर्स ले। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बात है कि आप अपने टाइम को कितने क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करते हैं, और कितना कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो विमेन्स इन इंडिया, लाइक यू नो, सबसे ज्यादा इमोशनली अगर वो प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो विमेन्स इन इंडिया, लाइक यू नो, करियर, responsibilities, overburdening herself with lot of other responsibilities, like you know, सब कुछ दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका पहाड़ एक विमेन के ऊपर रहता है, राइट? तो इमोशनली वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लो रहते हैं, राइट? सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? लाइक यू नो, हाउ कैन a woman be more intelligently strong enough or emotionally strong enough that you know she can handle every situation? ये देखिए, सारा का सारा मुद्दा जो है ना, अपने माइंडसेट का है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एज अ वुमन आपको सबसे पहले तो अपने आप को, खुद को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नॉर्मली ये घर घर की कहानी है। एक अगर ऐसे आप देखेंगे, वर्किंग तो ठीक है, एक एक औरत है, उसकी शादी होती है, शादी के टाइम पे बोला जाता है कि ठीक है यार, तुम शादी करोगे, हम तुमको करियर बनाने में सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो बोलने की बात रहती, बाद में शादी हो जाती, शादी के बाद बताया जाता है, फिर बच्चे पैदा कर लो, बच्चे भी हो जाते, फिर बच्चों को बड़ा करने में It's a life cycle. 20 साल निकल जाने के बाद सडनली एक दिन फाइट हुआ, और किसी ने आपको बोल दिया तुम दिन भर करते क्या हो घर पे।
ठीक है, तो उस दिन लगता है सेल्फ आइडेंटिटी का क्या हुआ यार, चला गया। तो सबसे पहले तो आपको आपको अपने आप को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आई मीन जैसे मैं अभी निराली से पूछा, आपके पास 10 रुपए है 10 रुपए? नहीं है। मुझे चाहिए आपसे 10 रुपए, अब भी चाहिए। तो अगर मुझे आपसे 10 रुपए चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? हो नहीं चाहिए, नहीं है तो नहीं है तो है। एग्जैक्टली अगर समझ लो मुझे 10 रुपए चाहिए ही आपसे, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 10 रुपए होने। 10 रुपए होने चाहिए। 10 रुपए पूरा दे दोगे तो भिखारी बन जाओगे। आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन 10 रुपए अगर मुझे निराली से चाहिए, और तो निराली के पास 10 से ज्यादा होना चाहिए। 10 से ज्यादा होना चाहिए, याद रखना इस बात को। ठीक इसी तरीके से निराली के हस्बैंड को निराली से खुशी चाहिए, निराली के बेटे को बेटी को निराली से खुशी चाहिए, निराली के फ्रेंड्स को निराली से खुशी चाहिए, निराली के पिताजी पेरेंट्स को। तो अगर सबको निराली से खुशी चाहिए तो निराली के पास क्या होना चाहिए? खुशियां होनी चाहिए ज्यादा ना। खुशियाँ। यस ऑफ कोर्स। तो अगर अपने खुद के पास नहीं है तो हम दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे? दूसरों को मतलब दूसरों के प्रति अपनी ड्यूटी कैसे फुलफिल कर पाएंगे? सेम गोज फॉर दिस वर्किंग वुमेन ऑल्सो। अगर वो लोग बाहर काम कर रही हैं तो वर्किंग वुमन को भी अपना दायरा भी समझना है, अपनी ड्यूटी भी समझनी है। एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छे से समझना है कि उनको अपने आप को प्राथमिकता देना है। ठीक है, मेरी लिखी हुई एक पोइट्री है, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तुझे क्या डरना दुनिया से, तू तो संकट हारिणी। लाज का घूंघट ना छोड़ो पर शर्मिंदगी तो उतार दो, तुझ में ही वो शक्ति है, तुझ में ही वो भक्ति है, तू ही है वो ताड़िनी, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। सो रियलाइज योर पोटेंशियल, रियलाइज योर पावर, एट द सेम टाइम रियलाइज एंड अपनी इमोशंस को आप समझो। तो खुद को प्राथमिकता देना मत भूलो। करेक्ट। आपने खुद को प्राथमिकता देना बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन आपको ये नहीं लगता लाइक इन इंडिया बेसिकली विमेन्स खुद को अपने आप को सबसे ऊपर रखकर लाइक दे are trying to gain their own happiness, going out of house, or maybe if we talk about how extramarital affairs are increasing in India, right? वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको खुशी देनी है, ताकि जब वो खा से खुशी देंगे, जैसे आपने बोला कि अगर आप ही के पास खुशी नहीं है तो अब खुशी कहाँ से? करेक्ट, वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं वो लोग बाहर जाके किसी और से खुशियां लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अच्छी खासी खुशी किसी और को दे पाए। आई टेल यू, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, और हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, ये बाहर से नहीं आता है। अगर आप ये सोचती हैं कि बाहर वाले से मुझे खुशी मिल जाएगी, कल को वो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? ठीक है, अगर ये कहीं भी लागू होता है कि अगर मैं ये सोचूं मेरा बेटा खुश रहेगा तो ही मैं खुश रहूंगा, मेरी बीवी खुश रहेगी तो ही मैं खुश रहूंगा, लेकिन मैं अंदर से रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। करेक्ट। आपने कस्तूरी मृग का वो सुना होगा ना, नाभि में ही उसके वो कस्तूरी रहती है, और उसके स्मेल को वो पूरे जंगल में इधर उधर खोजने जाता है, जबकि रहता है उसके पास है। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि अपना रिमोट कंट्रोल बाहर किसी के हाथ में नहीं देना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रहना है। खुशी अंदर से आनी ज़रूरी है। आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने दिमाग और दिल को बैलेंस कीजिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, और अपने कीमती लोगों पे ध्यान दीजिए, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको हो सकता है खुशियाँ नहीं मिल रही है उधर से। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लागू होती है कि स्वर्ग में जैसे जाने के लिए मरना आपको है, तो खुश रहने के लिए भी आपको ही अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, अंदर से ही वो खुशी आएगी, आप बाहर की तरफ ना जाएं। करेक्ट। वेरी राइटली सेड, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी खुशी खुद में ही ढूंढो, किसी और के, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी प्रॉब्लम हम खुद ही है, राइट? सो अपनी खुशी भी अपनी खुद की है, Of वो course. हमको ही ढूंढनी है कहीं ना कहीं जाके। सो थैंक यू सो मच, वेरी राइटली सेड। आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल्स, नो मैटर व्हाट, लाइक बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी, बट अपने आप को सबसे आगे रखो, हाँ, प्राथमिकता देना है अपने आप को। अपने आप को प्राथमिकता देना है। थैंक यू सो मच, वेरी राइटली सेड। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक वर्किंग विमेन है, वो किस तरीके से लाइक अपना जो ये मल्टीटास्किंग का जो प्रेशर होता है, वो इमोशनली किस तरीके से बैलेंस करे? आई टेल यू, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं वर्किंग वुमन क्यों बनी।
आपका ऑब्जेक्टिव क्या था वर्किंग वुमन बनने का? वाज इट मनी? वाज इट टू एंगेज योरसेल्फ? व्हाट इज वाज इट फॉर योर हैप्पीनेस लाइक? तो एक तो ये बात कि क्यों बने। दूसरा आपका माइंडसेट। माइंड में दिमाग में वही रखो कि मैंने ये जो करना है या जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे लोगों के लिए कर रहा हूँ। और लोग मतलब क्या होता है, आपकी फैमिली आपके लोग है, दैट्स इट। ठीक है, आपकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। बट वो होता है कभी कभी कि फैमिली वाले भी मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ। ये तो आप ज्यादा से ज्यादा सारे विमेन्स में सुनोगे। इसमें हमने अभी जो थोड़ी देर पहले बात की ना कि अपने आप को प्राथमिकता दो। अपनी खुशी अपने अंदर से ही आएगी, बाहर से किसी से एक्सपेक्ट, ठीक है एक्सपेक्टेशन इंसान है तो एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट एट द सेम टाइम बी कॉन्फिडेंट कि अपने अंदर से ही वो हैप्पीनेस आने वाला है। और अपने आप को प्राथमिकता देना अगर है ना, अगर मतलब बहुत सारी औरतें गिल्ट फील में भी आ जाएंगी कि यार यार अपने को ही देंगे तो दूसरों को कैसे फोकस करेंगे। नहीं, आपको अपने आप को प्राथमिकता देने से फायदा दूसरे का ही होने वाला है, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो ही आप दूसरे को खुश खुश मतलब रख पाएंगी या खुशियां दे पाएंगी। आप अगर खुद ही दुखी रहेंगे तो घर पे जाके आप हस्बैंड को चिल्लाने वाली हो, आप अपने बच्चों को चिल्लाने वाली हो, तो उससे क्या ही फायदा, फिर आपके काम करने का ही फायदा नहीं है। ठीक है, तो काम करने का स्ट्रेस जो है वो आपको अपने आप में ही रखना पड़ेगा। आपके इमोशन को आपको खुद को ही बैलेंस करना पड़ेगा। दिल और दिमाग की जो आपके अंदर की लड़ाई है उसमें आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आपको उसका बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। मैं एक इसमें मतलब थोड़ा अपने इससे टॉपिक से हट के है, लेकिन दिस इज अबाउट ऑफिस वर्क एंड होम। एक मतलब अगर आप देखेंगी ऑफिशियली बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का जो बैलेंस है ना उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। यू रिमेम्बर दिस कि जो मेरा बैलेंस बच गया फाइनेंशियल ईयर का तो फिर ये साल मैंने ले लिया, कैरी फॉरवर्ड करना बोलते हैं इसको। तो ये होता है, ये सिर्फ वुमेन या मेन के लिए नहीं बता, मतलब वुमेन के लिए नहीं है, मेन के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ। क्या होता है कि हम लोग घर का काम जो रहता है ना या घर का स्ट्रेस रहता है ऑफिस में लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑफिस का जो स्ट्रेस रहता है वो घर पे मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग चीज़ों को। तो ये कैरी फॉरवर्ड के ऊपर एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि दो बौद्ध मॉन्क रहते हैं और वो लोग एक मठ से दूसरे मठ की तरफ जा रहे थे। एंड द कंडीशन इज दे आर नॉट अलाउड टू टच अ गर्ल, मतलब लड़की को छूना नहीं है, ऐसा उनको ये था। अब इमेजिन द सिचुएशन, और ये हुई घटना इस तरीके से कि दोनों जा रहे थे, एक नदी आती है बीच में और नदी में थोड़ा सा पानी रहता है और नदी के किनारे ना एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है वहाँ पे। एंड शी इज स्कैर्ड कि मैं वॉक करके पानी को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, ऐसे उसके मन में डर था। तो जैसे उसने बौद्ध मॉन्क को देखा दोनों को, तो उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे पार करा दीजिए यहाँ से। तो उसमें से एक बौद्ध मॉन्क ने क्या किया, वो लड़की को गोद में उठाया, इस तरीके से दोनों हाथों से लड़की को उठाया। और ये तो उठा लिया भाई साहब, लेकिन दूसरा वाला जो था वो जल रहा था कि तो मौका मुझे क्यों नहीं ऑफ पीता? कोर्स। तो अब ये दोनों हाथ से उसको क्रॉस करा दिया और लड़की को उसने वहीं पे छोड़ा, उतारा। तो लड़की ने उसको गाल पे किस कर दी खुशी में। वो तो ठीक है हो गया, बगल वाले का मतलब उसका ये हो रहा था। अब वो दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते जब मठ नजदीक आ गया ना तो दूसरा वाला जो बौद्ध मंक था उसको रहा नहीं गया, उसने वो टेंशन में पूछ ही डाला, वो मतलब बोल ही डाला उसको कि यार मतलब हमको तो छूना भी अलाउड नहीं है, तुमने उसको गोद में भी उठा लिया, लड़की ने तुमको किस भी कर दी। तो फिर बौद्ध ने, पहला वाला जो बौद्ध था मॉन्क जो था, वो उसने बोला कि दोस्त मेरे, मैंने उस लड़की को उठाया जरूर था लेकिन वहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उस लड़की को यहाँ तक लेकर आए हो अपने दिमाग में। तो ये ऐसे ही होता है, आपको अपने आप को एक्सपर्ट करना है, ये चीज़ में आपको अपने आप को ट्रेन करना है कि जो चीज़ जहाँ पे हुई वहाँ पे उसको छोड़ना है। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन गए, आपने ऑफिस की चीज़ को घर पे नहीं लाया ज़्यादा, घर की चीज़ को ऑफिस में नहीं लेकर गए ज़्यादा, तो आप वुमेन हो, यस आप वुमेन हो कि मैन हो, यू कैन हैंडल। You can balance both the things. तो नित्यानंद जी मुझे बताइए 3 इमोशनल मिस्टेक्स जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते आए। सी सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स दे ट्राई टू प्रूव टू द सोसाइटी। सबसे पहली गलती उनको यही समझना है कि सबसे पहले डोंट प्रूव टू द सोसाइटी, प्रूव टू योर सेल्फ।
ठीक है। मैं अगर कुछ करने की शुरुआत कर दिया मैंने, अगर मैं फेल भी हो रहा हूँ ना, तो मुझे सोसाइटी को प्रूव नहीं करना है। मैं सक्सेसफुल भी हो रहा हूँ, तो मुझे सोसाइटी को प्रूव नहीं कर रहा हूँ करना है। अगर मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, तो मुझे ही बेनिफिट है। मुझे अगर नुकसान है, तो वो मुझे ही झेलना है, कोई और आके नहीं झेलने वाला है। सो सबसे पहली गलती वही करते हैं कि वो सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं। डोंट प्रूव टू द सोसाइटी, प्रूव टू योरसेल्फ, पहली गलती, ठीक है। दूसरी गलती, वो अपने नॉलेज को, अपनी सीखी हुई चीज़ों को, अपनी देखी हुई चीज़ों को, उसी को सही मानते हैं और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालते नहीं हैं या अडैप्ट नहीं करना चाहते। नोकिया वाज़ द एग्ज़ाम्पल, आई मीन अ बिग एग्ज़ाम्पल। नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट, अगेन दे आर कमिंग टू द मार्केट। सो अडैप्ट नहीं करते, वो दूसरी गलती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती एक और होती है कि दे आर इमोशनली अटैच्ड, कि मुझे ये बिजनेस बस शुरू कर देना है, जल्दी से शुरू कर देना है। उस चक्कर में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे ध्यान देते हैं। कैपिटल कैसे भी कलेक्ट कर लेते हैं और दे डोंट प्लान द स्ट्रैटेजी, दे डोंट प्लान फॉर रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये तीसरी उनकी बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से आगे जाके अटक जाते। तो ये 3 चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए उन्होंने। करेक्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तुम जो भी प्लान करो इट शुड बी मोर एक्शनेबल एंड इट शुड बी मोर स्ट्रेटेजाइज, ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले। येस, इट इज़ अबाउट लॉन्ग। करेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, वी हैड वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। मुझे ये जानना है कि आपकी लाइफ की ऐसी कोई लर्निंग रही है जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। अ, मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आ गई मुझे। पिताजी कहते हैं हमेशा, लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है भावी, मतलब नॉर्मल होने वाला। तो भावी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अगर टेबल पे कोई चीज़ एकदम कॉर्नर पे रख दी है और मुझे पता है कि वो गिर जाएगा, तो मैं नॉर्मल होने वाली चीज़ है उसको अपना दिमाग लगाकर उसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, टेबल पे ठीक तरीके से रख देता हूँ। तो नॉर्मल वाली चीज़ दिमाग से ठीक हो जाती है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रबल भावी, मतलब उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक हम जब पैदा होते हैं तो हमारे प्लैनेटरी सिचुएशंस होते हैं, पोजीशंस होती है, हमारा टाइमिंग होता है। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग उपाय करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे पूजा करते हैं हम लोग, या स्टोन्स होते हैं। लेकिन ये पूजा स्टोन ये भी सही, और जिनको जानकारी उन्हीं से करवानी चाहिए। तो ये प्रबल भावी को हम अपने उपाय करके ठीक कर देते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो अवश्यम भावी होती है। अवश्य मतलब वो होना ही होना है, चाहे आप जो भी कर लो वो ठीक, आई मीन कि वो कैसे भी होगा वो। होगा ही। तो इसका कोई उपाय नहीं होता है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से, शांति से रुकना पड़ता है, माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये वक्त भी चला जाएगा। और इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि धीरज को साथ में रखो उस समय, नहीं तो आपकी लाइफ से शांति को लेकर भाग जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है उस समय। करेक्ट, वेरी राइटली सेड। लाइक ये जो 3 चीज़ें आपने बताई, जो आपके पिताजी ने आपसे कही थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत लाइक इट्स वेरी रेलेवेंट, पर लोग इतना जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लाइक जो होना होता है वो मंजूर खुदा होता है। यू हैव टू लाइक गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट कम्स ऑन योर वे। सो थैंक यू सो मच, वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन and thank you so much for accepting our invitation. To all the viewers, please watch this entire episode because कहीं ना कहीं हम सभी इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो दिस एपिसोड इज बेसिकली फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इमोशनल इंटेलिजेंट कैन चेंज द वे you look up to the things. So thank you so much once again. Thank you.